नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। मैं इस वक्त आगरा में मौजूद हूं क्योंकि आगरा में आज राणा सांगा की जयंती पर रक्त स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग शामिल हुए, हजारों की संख्या में, और कई संगठन इसमें शामिल हुए। करणी सेना की तरफ से यह आयोजन किया गया था जिसमें सभी सनातनी संगठनों ने हिस्सा लिया और सबसे बड़ा मुद्दा इसमें रहा कि जिस तरीके से राणा सांगा के खिलाफ राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद ने बयान दिया था, उसको लेकर लोग आग बबूला दिखाई। 6 बजे तक का अल्टीमेटम था कि माफी मांग लें। अगर 6 बजे तक समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन माफी नहीं मांगते हैं तो उसके बाद फिर उनके खिलाफ बड़े एक्शन की बात कही गई थी करणी सेना की तरफ से और क्षत्रिय समाज की तरफ से। तो अब देखिए, वक्त जो है वो 6 बज गया है। क्या रामजी लाल सुमन माफी मांगेंगे? क्योंकि आज जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ क्षत्रिय समाज कह रहा है कि माफी तो मांगनी ही होगी। अगर वो माफी मांगेंगे नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमारे पूर्वजों को, हमारे बाप समान राणा प्रताप और राणा सांगा को उन्होंने अपमानजनक और अपशब्द कहे। बढ़कर कुछ करने वाला है, आज इस पर भी बात करेंगे, आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। लेकिन यहां पर मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं, ये देखिए, ये जो सम्मेलन का आयोजन किया गया, इसी सम्मेलन में शामिल होने के लिए आए हुए लोग हैं। क्या नाम है आपका जी? मेरा सूर्या ठाकुर, जो कि इसी गांव से, गढ़ीरामी से। अच्छा, ये बताइए कि आज बड़ा सम्मेलन हुआ, हजारों की संख्या में मैंने देखा कि लोग यहाँ पर मौजूद थे। आप लोगों ने 6 बजे का अल्टीमेटम दिया था, वो अल्टीमेटम खत्म हो चुका है। देखिए, हजारों की नहीं, लाखों की संख्या में यहाँ लोग मौजूद थे और करीब 7 से 8 लाख लोग मौजूद थे। और जो हमारा प्रोग्राम था उसमें हमने जो अल्टीमेटम दिया था, हमारी 9 सूत्री मांगों पर सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने साइन करके माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष पेश करने का आश्वस्त किया हमें। और इस पर जल्द से जल्द रामजी लाल सुमन की सदस्यता को रद्द करने की बात कही गई है। और अगर उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है तो क्या आप समाजवादी पार्टी को आप लोग माफ कर देंगे? क्या आप लोग अखिलेश यादव को माफ कर देंगे? क्या आप लोग सोच समझ की जाएगी? लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि ये लाखों की जो भीड़ है या हजारों की जो भीड़ है या 1 लाख जो लोग आए थे, ये सब नकली है, दिखावा है। वो 2027 में उनको मालूम पड़ जाएगा कि छत्री दिखावा करते के करके दिखाते हैं। छत्री क्या करेंगे? जो भी वो सोच रहे हैं कि हम विधानसभा में अपनी सीटें लाएंगे, वो लाएंगे, और अब की बार उनको 0 ही मिलने वाला है, अंडा ही मिलने वाला है। कोई नहीं उनको सपोर्ट कर रहा है, कोई भी ऐसा नहीं। सनातनी क्या, सब 36 बिरादरी एक साथ आ गई है। वो अब डर रहे हैं कि हमारी सरकार, जो हमने लोकसभा में जो कर लिया है, अब हम विधानसभा में कर लेंगे, कुछ नहीं आने वाला, कुछ नहीं होने वाला है। सर, आपका क्या नाम है? लाल सिंह राणा, मैं दिल्ली से आया हूँ। आप दिल्ली से आए, इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए आए? और अभी आया हूँ, सम्मेलन समाप्त हो चुका जी। सम्मेलन, क्योंकि डेडलाइन जो 6 बजे का दिया गया था उसके हिसाब से सम्मेलन हो गया, गाड़ी खराब हो गई हमारी। हाँ सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि देखिए, बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई, सब गुस्से में थे और लालजी सुमन कह रहे हैं कि मैं माफी नहीं मांगू, तो फिर अब क्या होगा? देखो जी, ये सनातनियों का काम है, सबका मिल करके उनको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है, गलत बोले हैं, भाषाएं गलत बोले हैं, अभद्र भाषा बोले हैं, ये भाषाएं नहीं बोलनी चाहिए उनको। ये कि हमारा सनातनी पर चोट पहुंचाई उन्होंने, हमारे क्षत्रिय समाज पर नहीं, सनातनियों पर चोट पहुंचाई है। और वो सभी के महापुरुष थे, इनके भी महापुरुष थे भाई, इनके भी तो महापुरुष थे वो सभी। बात है। आपका क्या नाम है? अंशुमन ठाकुर। क्या समाजवादी पार्टी को ऐसा लग रहा है कि भाई एक समुदाय विशेष को खुश रखना है, बाकी नाराज भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं, उनकी तो यही मानसिकता है, बांटो और राज करो, वो यही चाहते हैं। उनकी जिनका उदय ही इसी विचारधारा के आधार पर हुआ हो कि एक कम्युनिटी को गाली दिलवाओ और उस कम्युनिटी को गाली दिलवाओ जो कि इस देश के लिए शहीदी और कुर्बानी देती है। उसको अगर उसको गाली देकर, उसको अपमानित करके ये लोग सत्ता में अगर आना चाहते तो ये उनका सपना है और सपना ही रहेगा। और इन्हें अज्ञात वास्तव पर लंबा काटना पड़ेगा, और काटना नहीं पड़ेगा, बल्कि अगर देखिए, एक तो पुरखों को दी गई है गाली, दूसरा उनकी नस्ल को गाली दी गई है। तो पुरखे तो है नहीं, लेकिन उनकी नस्ल तो जरूर है, और नस्ल हम जिंदा हैं, अभी नस्ल भी जिंदा है और जागते हुए हैं। तो इसलिए हम लोग एक हुए हैं। और आज ये पंचायत जो की गई है, महापंचायत का उद्देश्य यही था कि तमाम उन विचारधारा, उन राजनीतिक पार्टियों को, उन व्यक्ति विशेष को ये संदेश देना था, एक लाइन में कहें, कि हम उनकी नस्लें अभी जिंदा हैं, आप लोग हमें अपमानित नहीं कर सकते। अगर और ये एक बात और बता दें, अगर मिट्टी में अगर कान लगा के सुनाएंगे तो हमारी शहीदी आपको सुनाई देगी। देश के लिए हमने गर्दन, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर किसी नेता को, किसी पार्टी को लगता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता है, तो क्या
जनता उन्हें माफ करेगी। हमारे साथ एक पैनल है, मैं आपको जरा उनसे इंट्रोड्यूस करवा देता हूं, तारुफ करवा देता हूं। एसएन सिंह है, समाजवादी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ फखरुल हसन चांद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ, सूरजपाल अम्मू हैं, प्रेसिडेंट करनी सेना के, प्रोफेसर कपिल कुमार जी हैं हमारे साथ, हिस्टोरियन हमारे साथ, जगदीश शर्मा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के पास मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले रामजी लाल सुमन से जब मैं बात कर रहा था दोपहर में आज, तो मैंने उनसे कई सवाल किए और मैंने ये भी पूछा कि इतना मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले रामजी लाल सुमन से जब मैं बात कर रहा था दोपहर में आज, तो मैंने उनसे कई सवाल किए और मैंने ये भी पूछा कि इतना आक्रोश दिखाई दे रहा है, क्या उनको माफी नहीं मांग लेनी चाहिए? और वो माफी मांग लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? क्या उन्होंने कहा है, जरा सुन ले। इससे लोगों को दुख पहुंचा है तो माफी मांगने में क्या गलती? मेरा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं था। कुल मिलाकर के मैं सामाजिक सद्भाव चाहता हूं, एक दूसरे के लोग सम्मान करें, और मेरा मकसद किसी की धार्मिक भावनाओं को या जातिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। सारी बातें आप कह रहे हैं, लेकिन जिस वजह से इतना विवाद हो गया उस बात पर आप माफी मांगना नहीं चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि मैंने कहीं से पढ़ लिया। सर, आप सांसद हैं। मैं इससे ज्यादा आपसे और कोई बात करने। तो आपने सुना कि रामजी लाल कह रहे हैं, मैं किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, मैं सभी का सम्मान करना चाहता हूं। लेकिन राणा सांगा को आपने जो कहा, उसके बाद अगर आप माफी मांग लेंगे तो क्या आपका सम्मान घट जाएगा? क्या आपकी नाक कट जाएगी? क्या आपका कुछ चला जाएगा? क्या आपका वोट बैंक आपसे छिटक जाएगा? या एक वोट बैंक को, समुदाय विशेष को खुश करने के लिए आपने जानबूझकर ये बयान दिया था? सूरजपाल अम्मू हमारे साथ हैं। सूरजपाल जी, आज आप लोगों का सम्मेलन, हजारों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचे और हमने देखा कि गुस्सा उनके अंदर कितना था, लेकिन लालजी सुमन कह रहे हैं कि माफी नहीं मांगी। क्योंकि आपको सुबह में आपसे मेरी सुबह बात हुई थी, आप जो हजारों कह रहे हैं, मैं इसे लाखों में कह रहा हूं। जैसे मेरे साथी जो आपके साथ इर्द गिर्द खड़े हुए हैं, हमारा रामजी लाल सुमन को सिर्फ इतना कहना है कि तुम अगर अपनी जिद पर रहे हो तो ये तुम अखिलेश यादव के कहने पे कर रहे हो। सारी बातें मान रहे हैं आपके सामने, माफी नहीं मांग रहे, कोई बात नहीं। हम देश के अंदर अभी 9 मई को देश में महाराणा प्रताप जयंती है, उसके और इसके बीच में हमारे पास अभी 25, 26, 27 दिन का टाइम है। हम हिंदुस्तान के अंदर चक्का जाम करने की स्थिति भी ला सकते हैं। हम नहीं चाहते कि देश में हमारे युवा सड़कों पर आए। आज आपने एक चीज देखी होगी रैली के अंदर, क्योंकि मैं सुबह से आपके साथ टच में हूं, 22, 24, 25 साल के बच्चे हैं, 95% बच्चे जो है युवा हैं। उनके अंदर जोश देख रहे थे आप, उनके हाथ में जिस प्रकार का माहौल मैंने आज देखा, मेरे को खुद चिंतित थी। मैं खूब बच्चों को डांट रहा था, नहीं ये हथियार नहीं होने चाहिए, परंतु बच्चों के जोश को देखते हुए मुझे आज ये डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि इस समाज को, जिसको आप अपमानित करते हो हर बार, ये समाज कल को रेल की पटरियों पर बैठ जाए, ये सड़कों पर बैठ जाए। हम लोग कोई हमारे को नौकरी की और उसकी चिंता तो नहीं, मुकदमे दर्ज हो जाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये 1 लाख की जो भीड़ है वो नकली है। अरे ये वही अखिलेश यादव हैं जिनकी सरकार में 11 मंत्री मुलायम सिंह यादव असली थे। तो अखिलेश यादव को क्या अब ये चिंता नहीं रह गई है कि ठाकुर अगर वोट देंगे तो फर्क पड़ेगा, नहीं देंगे तो फर्क पड़ेगा? अमर सिंह, क्या अखिलेश यादव इस चिंता से मुक्त हो गए हैं? क्योंकि विद्यानाथ ठाकुर अमर सिंह की उंगली पकड़कर चलना सीखने वाले अखिलेश यादव, इनके पिता ने चंद्रशेखर जी की और वीपी सिंह की उंगली पकड़कर चलना सीखा। ये ठाकुरों को बताएंगे असली है नकली है? हमारा इतिहास जिंदा है। ये जो युवा आपके सामने खड़े हैं, पीछे खड़े हैं, ये लोग जिंदा शहीद हैं। हम लोग अपनी कौम के इतिहास के ऊपर गर्व करते हैं, हम इस देश के इतिहास के ऊपर गर्व करते हैं। अगर इनको शर्म आती है, फखरुल हसन चांद हमारे साथ समाजवादी पार्टी से हैं। मैं सर वापस आपके पास लौट कर आऊंगा, मैं आपके पास वापस लौट कर आऊंगा। फखरुल हसन साहब ये बताएं कि बाबर, अकबर, औरंगजेब का इतिहास पढ़ पढ़ के आप राणा सांगा या महाराणा प्रताप या देश के किसी भी शूरवीर के लिए कुछ भी कह देंगे? नहीं, ये पहले तो भाषा अपनी सुधारी है। अखिलेश यादव को ये 1 लाख की भीड़ नकली लग रही है। उनको अकबर औरंगजेब और मुगलों का इतिहास फर्जी नहीं लगता? अरे आपको क्या फर्जी लगता है? मेरे सवाल पूरा हो गया, जवाब दीजिए। प्रवक्ता आप हैं इसलिए आपको बुलाया है। रामजी लाल सुमन का हिमायती देखिएगा,
आप अपनी ये भाषा समाजवादी को कायदे में भाषा रहेंगे तो पूरी डिबेट में कायदे में रहेंगे। मैं आपको ये भी बता देता हूँ। इनकी भाषा बोलिए, देखिएगा। ये एंकर वाली है भाई साहब भाषा फखरुल प्रवक्ता हसन, समाजवादी आप कायदे में रहेंगे तो पूरी डिबेट में कायदे में रहेंगे, कायदे में नहीं रहेंगे तो यहाँ पर शूरवीरों को गाली देकर चले जाएंगे, बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो एंकर नहीं हूँ, आपको पूरा मौका दूंगा, बुलाया है सम्मान के साथ, पूरी बात कहिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, बोलिए। और ना मुझे तुम्हारे चैनल पर बैठने का शौक है, ठीक है? अगर भाषा तुम्हारी सही नहीं होगी, मुगलों के दलाल बैठे हो ना आप, मुगलों के भाई साहब, मुझे मुगलों की दलाली करने का कोई शौक नहीं है। आप लोगों को मुगलों की दलाली करते करते वीर राणा वीर भाई साहब, वीरों के बारे में आप लोग जो कह रहे हैं, मुगलों की दलाली करते करते पूरा देश देख रहा है। इसलिए मैं क्या कह रहा हूं और क्या लोग सुन रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है। देखिए भाग गए, जैसी मैंने कहा कि मुगलों की दलाली कर रहे हैं, भाग गए। ये अच्छी बात है, मैदान छोड़कर भाग जाइए, क्योंकि सवाल का जवाब नहीं है आपके पास। आपको पता है कि एंकर ने जो पूछा उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा, तो एंकर के ऊपर पहले सवाल उठा दो, और एंकर ने अगर जवाब दे दिया तो उठ के भाग जाओ। ये भाग गए। विक्रम चौधरी हमारे गेस्ट कोऑर्डिनेटर हैं। विक्रम, जरा इनको संपर्क कीजिए और बोलिए कि भैया डिबेट छोड़कर तो भाग सकते हैं, उत्तर प्रदेश छोड़कर नहीं भाग पाएंगे। चुनाव भी है 2027 में, जनता सब देख रही है, जनता सब देख रही है। विक्रम, एक बार जरा उनको फिर से जोड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि भगोड़े प्रवक्ता जो हैं वो इसी तरीके से आरोप लगाकर चले जाते हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार हमारे साथ हैं। प्रोफेसर कपिल, जो इतिहास रामजी लाल सुमन देश को राज्यसभा से बता रहे थे, क्या वो सच्चा इतिहास है या फर्जी इतिहास, फर्जी बातें लेकर एक समुदाय विशेष को सिर्फ खुश करने की बात है? इतिहास का तो इससे कोई मतलब ही नहीं है जो रामजी सुमन बोल रहा है, या ये जो अखिलेश बोलता है, ये कोई इतिहास है? ये तो इतिहास का बलात्कार कर रहे हैं अपनी वोट के लिए। और ये जो, मैं इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं, ये जो कहा जा रहा है कि माफी मांग ले, माफी मांग ले। ये इस देश में एक बीमारी हो गई है कि हम इनसे क्या माफी मांग ले। आपको मालूम है दूसरी जगह क्या होता, फ्रांस में क्या हुआ था आपको मालूम है? कार्टूनिस्ट के साथ एक शब्द ये इस तरीके से, और ये कोई पहली बार नहीं है। अब मुझे जानते हैं कि पद्मावती, जब नाम मैंने बदलवाया था पद्मली का, क्या संघर्ष हुआ था उस समय। मैं तो सेंसर बोर्ड ने मुझे बुलवाया था उस समय। लेकिन अम्मू जी, मेरी आपसे एक निवेदन है जी भाई साहब, मेहरबानी करके इन सत्ता के हाथों की जो बदमाशियां हैं, उनकी सजा देश को मत दीजिएगा। चक्का, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देश सहमत हूं आपके भाई साथ साहब, खड़ा है, देश आपके साथ खड़ा है। सहमत हूं भाई साहब। कपिल देश कुमार, आपके साथ प्रोफेसर खड़ा है। कपिल कुमार जी, प्रोफेसर कपिल कुमार जी, आप इतिहासकार हैं, आपसे मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज लोग सिर्फ ये डिबेट ना देखें, बल्कि लोग सच भी जाने। जरा ये बताइए कि ये कहां लिखा हुआ है कि राणा सांगा ने बाबर को मदद मांगी थी? ये कहां लिखा हुआ है कि राणा सांगा ने कहा था कि तुम दूसरी तरफ से आओ और मैं राजस्थान की तरफ से दिल्ली की तरफ बढ़ूंगा और इब्राहिम लोदी को हराएंगे? ये किस इतिहास में लिखा हुआ है? क्या बाबरनामे को हमें सच मानना चाहिए, या राणा सांगा का जो बुलेटिन होता था, जो हर रोज उनके दरबार में लिखा जाता था, हम उसको सच मानेंगे? ये क्या बाबरनामा में भी क्या ये लिखा हुआ है? मुझे दिखा दे कोई जरा बाबरनामा में ये लिखा हुआ है। और दूसरे तबकाते बाबरी पढ़ दीजिए, मेरे सामने रखी है टेबल के ऊपर, जिसमें राणा सांगा के वीरता और उसकी इतनी तारीफ है कि बाबर तक उससे बचना चाहता है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, ये जो एक इतिहास में तमाशा बन गया है ना कि एक लाइन उधर से उठा लो और जो मर्जी बोलना शुरू कर दो। आप वीर विनोद को देखिए, आप और साक्षी जो है उनको देखिए, आप लोक कथाओं को देखिए, वहां की लोक परंपरा को देखिए वहां की, तब एक इतिहासकार के नाते मैं लिखूंगा। और एक बात और मैं बताऊं आपको, क्या युद्ध की जो सारी नीतियां होती है वो सामने बता दी जाती है? अगर मैं एक मिनट को मान भी लूं कि राणा सांगा कह रहा है बाबर से तू इब्राहिम लोदी पे आ जा, पहली बात तो बाबर से कहेगा क्या? बाबर उस समय चीज क्या थी? बाबर तो खुद भगोड़ा था, बाबर को तो उसके देश तक से निकाल दिया गया था। कितनी सेना थी उस समय बाबर के पास? तो उसको कहेगा
तो अगर वो कह भी रहा है बाबर इब्राहिम लोधी लड़ लो, आपस में लड़ो, क्या दिक्कत है? ये तमाशे बनाए हुए इन लोगों ने। ये ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगा। जगदीश शर्मा जी हमारे साथ हैं। जगदीश शर्मा, मैं वापस आऊंगा। जगदीश शर्मा हमारे साथ हैं कांग्रेस से, और समाजवादी पार्टी के नेता मुझे लगता है कि चले गए हैं, वो आए नहीं है, बैठे नहीं है, वो आते ही भाग गए जैसे सवाल उनसे किया गया। मैं कोशिश करता हूं, अपने गेस्ट कोऑर्डिनेटर विक्रम से कहता हूं कि आप बुलाइए उनको, बिठाइए, क्योंकि आज सवालों का जवाब देने का उन्हीं का वक्त है, उन्हीं की बारी है, आज उन्हीं को सवालों के जवाब देने थे, लेकिन वो चले गए। लेकिन जगदीश शर्मा जी, देश को अकबर महान बताया गया, देश को औरंगजेब महान बताया गया, देश को बाबर महान बताया गया, महाराणा सांगा नहीं, महाराणा प्रताप नहीं। अरे हमारी विरासत हमारी है या मुगल हमारे हैं, या ये सब 2027 के चुनाव की वजह से हो रहा है? देखिए विद्यानाथ जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, गुलसिता हमारा। पता नहीं पिछले 12 साल में क्या हो रहा है। हम जब भी टीवी खोलते हैं तो मुसलमान को गाली दे रहा है, हिंदू को गाली दे रहा है। अजीब सा माहौल बन गया। ये गलत बात है, किसी भी वीर का अपमान नहीं करना चाहिए। योद्धा को योद्धा की नजर, राजनीति में ना घसीट के अपनी रोटी नहीं सेकनी चाहिए। हम इसके समर्थन में कभी भी नहीं है, और न हम कभी चाहते ऐसा माहौल बने। जो वीर है वो वीर है, इस बात को समझ लेना चाहिए। पर पिछले ये सरकार हो चाहे सरकार के विरोधी हो, चाहे करवा क्या रहे, हिंदू मुसलमान राणा आपस में लड़ रहे हैं। भाई देश के हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। विद्यानाथ जी आपको समझना चाहिए, आर्थिक स्थिति क्या है, किसान मजदूर रोजगार सब परेशानी, इस पर चर्चा ही नहीं है। पर सुबह शाम एक दूसरे को अपमान करना ये हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं। हमको मिलजुल कर रहना चाहिए, इस तरह से नहीं करना चाहिए। संविधान को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, संविधान का सम्मान करना चाहिए। ठीक है हमें जगदीश भाई, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, जो बात आप कह रहे हैं जगदीश भाई, जो बात आप कह रहे हैं डिबेट में बैठकर, यही बात आपके बड़े नेता, यही बात राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या फिर आपके जो पार्टी अध्यक्ष हैं वो क्यों नहीं खुलकर कह पाते? मैं आपके पास आऊंगा। फखरुल हसन हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। फखरुल हसन, आज सारे सवाल आपसे ही हैं कि भाई आप लोग जो नेता राज्यसभा में बैठकर शूरवीर को कुछ भी कह दे रहा है, उसको क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं आप लोग? नहीं, 1090 लखनऊ का चौराहा है, गोमती नगर का, वहां पे गाली गलौज करने वाले लोग कौन हैं? आपने सुना था? नहीं सुना था? आज बनारस में, जो वाराणसी में जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, ब्राह्मण हैं, उनपे हमला करने वाले लोग कौन हैं? और ये कौन लोग हैं जो करणी सेना के वेश में अराजकता फैला रहे हैं, जो 1090 जैसी जगह पे पहुंच के गाली गलौज कर रहे हैं? आप किसका सम्मान करने की बात कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी राणा संघा का सम्मान करती है। हम इस बात को पहले ही बहुत स्पष्ट कर चुके हैं। वो कौन से लोग हैं जो गेस्ट हाउस के अंदर मायावती के साथ अपमानित टिप्पणियां कर रहे थे? वो कौन से लोग हैं जो समाजवादी पार्टी के भेष में आकर एक दलित महिला का अपमान कर रहे थे? कौन थे वो? नहीं, आप कौन है? आप वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं? मैं भैया देश का नागरिक हूँ, इस देश का नागरिक हूँ। नहीं, हमें समझ नहीं पाया ना, आप क्यों बोले बीच में? सपा नेता साहब, मैं देश का नागरिक हूँ, मैं पत्थरबाज नहीं हूँ। मैं पत्थरबाज नहीं हूँ। आप 1090 पे थे क्या? आज जो वाराणसी, अरे मेरे ही तो थे वो मेरे ही थे वो लोग। वो अवनीश सिंह और वो कन्नी सैनिक और क्षत्रिय समाज के वो उनके वो तो मिस कॉल वाले भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं ना। आप लोग भारतीय जनता पार्टी से आप रामजीलाल सुमन को कब तक डिफेंड करेंगे? बताएं आप रामजीलाल सुमन को कब तक डिफेंड करेंगे? अरे ये बताइए, बनारस में एक ब्राह्मण पे हमला करने वाले करणी सेना के ये कौन लोग हैं? तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते 4, ये कहने वाले कौन लोग हैं? क्यों भाग रहे हो? तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते 4, ये कहने वाले कौन लोग हैं? गलौज करने वाले लोग। आप लोग क्या कर रहे हो? ये तलवार लहरा के, डंडे लहरा के। अरे तलवार तो क्षत्रियों और सिखों का गहना है भैया, तलवार हमारा गहना है। वो तलवार तो हमारे साथ ही रहती है। हमने तलवार अभी कहीं। फखरुल हसन साहब, मेरा एक सवाल है आपसे कि अगर राज्यसभा से उस बयान को डिलीट कर दिया गया, तलवार आपत्तिजनक माना गया, तो आप लोग क्या अपनी पार्टी के नेता के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे? मैं आपके पास लौट कर आऊंगा, आपके पास अबू साहब लौट कर आऊंगा, आपके पास भी लौट कर आऊंगा। एसएन सिंह बीजेपी से हमारे साथ है। बीजेपी क्या जानबूझकर एसएन सिंह इस पर राजनीति कर रही है? क्योंकि 2027 का चुनाव है और बीजेपी को लग रहा है कि इससे फायदा हो सकता है।
देखिए विद्यानाथ जी, इसमें फखरुल हसन जी का कोई दोष नहीं है, ये सारा दोष अखिलेश यादव जी का। फखरुल हसन तो एक प्रवक्ता है, बेचारे अपने पार्टी को डिफेंड करेंगे। हुआ क्या है, समाजवादी पार्टी को एक रोग हो गया है। वो रोग कैसा हो गया है, भारत माता को डायन कहना, साधु सन्यासियों को चिलिमजीवी कहना, मठ और माफिया को जोड़ना, बाबा साहब को भूमाफिया बताना, मायावती जी के साथ गेस्ट हाउस जैसा कार्य करना, दलित महिला के साथ कुकर्म करना और महापुरुषों को गाली देना। है समाजवादी पार्टी का चरित्र हो गया है कि रामायण सबसे सुंदर भारत की पुस्तक को अपने सामने जलवाना, ये समाजवादी पार्टी का चरित्र हो गया। होता क्या है विद्यानाथ जी, पहले समाजवादी पार्टी खुद आग लगाती है, फिर जोर जोर से चिल्लाती है, प्रवक्ता आते हैं, फिर एंकर पे सवाल उठाएंगे, चैनलों पर सवाल उठाएंगे, लेकिन जवाब नहीं दे पाएंगे कि भैया अकबर से क्या रिश्ता है आपका, बाबर से क्या रिश्ता है। अगर रिश्ता आपका निकलेगा तो महाराणा प्रताप से निकलेगा, अगर आपका रिश्ता निकलेगा तो फिर शिवाजी से निकलेगा। फखरुल हसन जी, आपका रिश्ता भारत से निकलेगा, मुगलियों से। मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया, लेकिन एसएन सिंह, एसएन सिंह के सवाल पर आता हूँ। अब विद्यानाथ जी आपके सवाल पर आता हूँ। विद्यानाथ जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये मऊ वाली दंगों वाली सरकार थोड़े ना है कि मुख्तार अंसारी 500 असलहों के साथ वो लहरा रहे थे धारा 144। ये मुजफ्फरनगर वाली भी सरकार नहीं है जहाँ एक धर्म की मदद की जाती है। डंके के चोट पे कहता हूँ आपको, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में कानून हाथ में लेने की किसी की हिम्मत ही नहीं और कोई ले भी नहीं पाएगा। लेकिन ये जो भी आग लगाया गया है ना, ये समाजवादी पार्टी का। अरे समाजवादी पार्टी के गुंडों से पूछिए ना कि समाजवादी पार्टी के गुंडे हर समय गुंडे पे क्यों क्यों नहीं भारत के साथ देने की बात करते हैं, क्यों नहीं सभ्यता की बात करते हैं, क्यों मायावती जी के साथ उस तरह की कार्य की है, क्यों एक दलित महिला के साथ अयोध्या में दुष्कर्म किए। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी का एक चरित्र बन गया है और समाज के सामने जब तक ये चरित्र पेश करते रहेंगे, इनका ऐसे ही विरोध होता रहेगा। आज समाजवादी पार्टी की जो हालत है विद्यानाथ जी, उसमें आपको चलिए नहीं है। एक एक करके बोलिए। फखरुल हसन, अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, उनको कंप्लीट करने दीजिए। अब मैं वापस आऊंगा आप दोनों ही नेताओं के पास, बाकी हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनके पास भी वापस आऊंगा। एक मिनट रुक जाइए। मेरे सहयोगी अभिषेक राज भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, इस वक्त आप कहां हैं और करनी सेना की तरफ से जो सम्मेलन बुलाया गया था वो सम्मेलन अब खत्म हो चुका है, अल्टीमेटम जो दिया गया था वो टाइम अब आगे बढ़ गया है। अब करनी सेना या जो हिंदूवादी संगठन के लोग यहां पहुंचे हुए थे वो क्या करने वाले हैं, उनकी तरफ से क्या कदम उठाया जाएगा? देखिए, सम्मेलन खत्म हो गया और जो लोग हैं अब जब वापस जा रहे थे तो वो कोशिश कर रहे थे कि आगरा शहर के अंदर घुस जाएं। जिनकी जो डिमांड थी कि 5 बजे तक मांग पूरी नहीं होगी तो आगरा शहर के अंदर जाएंगे, वो आगरा शहर के अंदर घुसना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने जब रोका तो आप देखिए पूरे तरीके से जो रोड है वो यहाँ पर जाम कर दिया गया है। यहाँ पर लोग जो है वो सड़क के ऊपर बैठ गए थे झंडे लेकर और उसके बाद जो पुलिस है उसने धीरे धीरे करके अब लोगों को यहाँ से आगे ले जाने की जो कोशिश है वो कर रही है। इसके अलावा ऊपर का फ्लाईओवर देखिए, ये जो आगरा का फ्लाईओवर है इसको अगर आप देखेंगे तो पूरे तरीके से ये पैक हो चुका है। सामने आप देखिए जो लोग हैं वो यहाँ पर नारे लगाते हुए आगे जा रहे हैं। इसके अलावा एक बार मैं कोशिश करूंगा, एक बार जल्दी आ जाइए, एक बार कोशिश करूंगा यहाँ पे दिखाने के। क्या कहेंगे आप लोग, हो गया प्रदर्शन? दे दिया, सब देखिए बोल रहे हैं दे दिया। यहाँ पर लोग जो है अब यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये देखिए पूरा फ्लाईओवर जो है ये यहाँ पर पैक कर दिया गया है, ये पूरा जाम है और नीचे का जो रास्ता है इसको भी देखिए पूरे तरीके से जाम कर दिया गया है। ये वापस जो है वो घुसना चाहते थे आगरा शहर के अंदर, लेकिन पुलिस ने साफ तौर पे मना किया था। ट्रिपल लेयर की जो बैरिकेडिंग है वो की गई थी, यही कारण है कि बिल्कुल आगरा शहर के अंदर जो लोग हैं वो नहीं घुस पाए थे और यही कारण है कि अब धीरे धीरे करके लोगों को जो है तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा है। बीच का जो ये हाईवे का अगर आप देखेंगे, आप हाईवे की बैरिकेडिंग है, इसके ऊपर भी लोग आपको चढ़े हुए नजर आएंगे और सामने फ्लाईओवर देखिए, फ्लाईओवर में कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आपको नजर आएंगे। सामने की तस्वीरें देखिए, ये फ्लाईओवर की तस्वीर है और यहाँ आपको बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर खड़े हुए नजर आएंगे। पूरा का पूरा फ्लाईओवर यहाँ पर जाम कर दिया गया है और अब पुलिस की जो एक चुनौती भी हम कहेंगे, आरआरएफ की टीम भी यहाँ मौजूद है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस जाम को यहाँ से हटाया जाए, खुलवाया जाए और जो लोग हैं उनको यहाँ से आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अभी जो कंडीशन है देखिए, लोग हाथ में डंडा तलवार लेकर देखिए नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए फ्लाईओवर के ऊपर जो नारेबाजी है वो यहाँ पर की जा रही है। देखिए हाथ गाड़ी के ऊपर खड़े होकर यहाँ पर जो नारेबाजी है वो लगातार किया जा रहा है। इसके साथ साथ कुछ लोग नीचे वीडियो बना रहे हैं, कुछ लोग ऊपर खड़े होकर जो नारे हैं वो लगा रहे हैं और
कोशिश लोगों की यही थी कि यहाँ से वो अंदर आगरा शहर में घुस जाएं, लेकिन जब पुलिस ने रोका तो अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो नारेबाजी है वो की जा रही है। ये आगरा का फ्लाईओवर है और यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ जाने का ये रास्ता है, और जब पुलिस ने यहाँ से यू टर्न करने को बोला, जब पुलिस ने यहाँ पर रोका, तो आप देखिए लोग जो है यहाँ पर किस तरीके से आपको नजर आएंगे, हाथों में झंडे लिए हुए, और लोग यही गुस्से में थे जिस तरीके से रामजीलाल सुमन जो सांसद है सपा के, उनका जो बयान आया था उसके बाद से एक समाज के अंदर जो आक्रोश था वो आक्रोश आज उनके बयान में भी नजर आया, आज के सम्मेलन में भी नजर आया। और उसके बाद आज जो ज्ञापन है वो भी यहाँ पर जो एमएलए हैं बीजेपी के, उनको धर्मपाल सिंह चौहान उनको दिया गया और मांग की गई कि आखिर जिस तरीके से जो बयानबाजी की गई है उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। यहाँ से भी देखिए कुछ लोग आपको जाते हुए नजर आएंगे, ये सारे लोग सम्मेलन से निकल के आए हैं और देखिए आपको जो लोग हैं वो यहाँ से जाते हुए अभी नजर आएंगे। इसी तरीके के हालात अभी आगरा शहर के अंदर, शहर के बाहर अगर हम कहें तो शहर को जोड़ने वाले रास्तों पे बने हुए हैं, और ये हाईवे है और हाईवे के पास ये हालात है। ठीक है अभिषेक, मैं आपके पास आऊंगा और मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा कि जरा ये तस्वीर भी आप दिखाते रहें कि आज जो हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे, वो लोग क्योंकि अब इस सम्मेलन से वापस लौट रहे हैं, तो पूरा आगरा शहर कैसे जाम हो गया है, चक्का जाम हो गया है ऐसा लग रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि चारों तरफ गाड़ियों का काफिला आपको नजर आ रहा है, चारों तरफ गाड़ियां ट्रैफिक में फंसी हुई नजर आ रही है। फखरुल हसन, एक सिंपल सी बात थी जिसकी मांग कर रहे थे ये लोग, जो लोग आज पहुंचे हुए थे हजारों लाखों की संख्या में, क्योंकि लोग आ रहे थे और जा रहे थे यहां पर उपस्थित होकर, लोग मैं देख रहा था कि जा रहे थे, इसलिए हम हजारों की संख्या कह रहे हैं, लेकिन करनी सेना या जो हिंदुवादी संगठन के लोग हैं वो लाखों की भीड़ कह रहे हैं। तो एक सिंपल सी बात थी कि आपकी पार्टी के राज्यसभा सांसद माफी मांग लेते, इससे ना उनका कुछ घटता ना किसी का कुछ बढ़ जाता, बात खत्म हो जाती, लेकिन वो अड़े हुए कि हम माफी नहीं मांगेंगे, मैंने जो इतिहास पढ़ा है वही बताएंगे। तो क्या सीधा सीधा ये समझा जाए कि 2027 टारगेट पर है आप लोगों के, और आप लोगों को पता है कि फायदा क्या होना है और कहां से होना है? एक मिनट मुझे भी दीजिएगा। ये अधिकार किसने दिया इन करनी सेना के लोगों को कि वो किसी के घर पे बुलडोजर लेके चले जाएंगे, उनके घर में तोड़फोड़ करेंगे? क्यों? क्योंकि वो एक दलित सांसद है, इसलिए केवल नहीं, यहाँ डराइए नहीं बैठते, यहाँ कोई डरने डराने वाला नहीं है, ये बाबा साहब का देश है, बाबा साहब का संविधान है, यहाँ पे कोई डरने डराने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन यहाँ देश में रहने वाले लोग बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, कानून को मानने वाले लोग आपसे डरने वाले नहीं है। संविधान में विश्वास रखने वाले लोग, बाबा साहब के संविधान में भरोसा रखने वाले लोग किसी से डरने वाले नहीं। प्लीज एक एक करके बोलिए। फखरुल हसन पहले कंप्लीट कर लें, उसके बाद प्लीज एक एक करके। देखिए प्रोफेसर कपिल एक एक करके, मैं आपके पास आऊंगा। एसएन सिंह साहब मैं आपके पास आऊंगा। फखरुल हसन को एक बार कंप्लीट करने दीजिए प्लीज प्लीज। देखिए फखरुल हसन, देखिए किसी दलित सांसद के घर पे बुलडोजर लेके चले जाइए, फिर कह दीजिए माफी मांग लीजिए। आप उनके घर में तोड़फोड़ कीजिए, कहिए माफी मांग लीजिए, तो आप डराना चाहते हैं। बाबा साहब का संविधान है, बाबा साहब का देश है, लेकिन फखरुल हसन आप ये बताइए कि आप ये दलित विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहे हैं? नहीं, आप हमें आप दलित विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहे हैं? नहीं, आपने तो ये क्या हो रहा है जो आपके पीछे चल रहा है? ये क्या हो रहा है जो दूसरे लोग बोल रहे थे, मैंने रोका उनको कि आप कंप्लीट करें, लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि मुझे बीच में आपको टोकना पड़ेगा तो मैं टोक रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दीजिए। मैं पूछ रहा हूँ ये तलवारें कौन लहरा रहा है, ये डंडे कौन लहरा रहा है, ये गाली गलौज कौन कर रहा है? ये क्या इनसे कौन कहेगा माफी मांगने के लिए? इनका कौन समर्थन कर रहा है? एसएन सिंह साहब बैठे हुए हैं, इनकी सरकार के संरक्षण में सब कुछ हो रहा है। सरकार के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। ये जितने लोग हैं ये दलितों का अपमान करने के लिए गए हुए, तो इसको कौन बर्दाश्त करेगा? आप ये माफी मंगवाना चाहते हैं, तलवार ले जाके डंडे ले जाके माफी मंगवाना चाहते हैं आप? ऐसे माफी मांगी जाती है, ऐसे कहा जाता है माफी मांग लीजिए। ठीक है ठीक है प्रोफेसर कपिल कुमार कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रोफेसर कपिल बोलिए, उसके बाद जगदीश जी आपके पास आ रहा हूँ। प्रोफेसर कपिल, मुझे दो सवाल उठाने हैं। एक तो जगदीश जी से एक बात पूछ लीजिएगा कि वो एनसीईआरटी की किताबों के अंदर शिवाजी को पहाड़ी चूहा किस समय लिखा गया था, और राजस्थान के अंदर महाराणा प्रताप के नाम के आगे से महान किस समय हटाया गया था। मैं उसको आगे नहीं जाना चाहता, सिर्फ इन्हें याद दिलाना चाहता हूं। अब जरा इन पे आ जाइए, समाजवादी के प्रवक्ता साहब पे। देखिए, यहाँ उद्देश्य केवल राणा सांगा और ये नहीं है, यहाँ उद्देश्य है इस देश में अराजकता फैलाने के लिए, दंगे करवाने के लिए
इस तरीके के बयान दीजिए कि देश के अंदर कोई ना कोई समस्या बनी रहे। मुझे एक बात बताइए, लेके जो टहल रहे अरे चुप रहो यार, तलवार फोड़ने तुम्हारे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये डंडे तलवार लेके क्या कर रहे हैं, क्या रहे हैं? तुम जैसा तुम्हारी, अब ये गलत बात है। नहीं, ये गलत बात, अकमल हसन, ये गलत बात है। आप जब बोल रहे थे मैंने बाकियों को चुप कराया, अब आप ऊपर से मत बोलिए, आप मत बोलिए एक दूसरे के ऊपर, पहले उनको कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप बोलिएगा आपको जो कहना हो। रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। अपने आप को दिखाते हैं ना प्रोफेसर कपिल कुमार, बांग्लादेश के वो जो है कट्टरपंथी, उन्होंने गजवा हिंद की बात करी कि हम यूपी को, बंगाल को, बिहार को बांग्लादेश में मिला देंगे। ये बड़े यूपी के नेता बनते हैं, अखिलेश और ये साहब बैठे हैं, इनके मुंह से एक शब्द भी निकला कि हिम्मत है तो आओ और गजवा हिंद करके दिखाओ, क्यों बोलेंगे? ये तो इनके दिमाग में सत्ता की हवस है, और इस सत्ता की हवस के लिए ये कांग्रेस का भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, हर किसी का इस्तेमाल करेंगे। अब ये है इनका हालत। ठीक है, आपसे अब आपने प्रोफेसर कपिल कुमार जी, आपने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों पर सवाल उठाए, तो इसलिए पहले कांग्रेस उसके बाद समाजवादी पार्टी, पहले कांग्रेस। जगदीश शर्मा जी, मैंने सिर्फ याद दिलाया था, मैंने कोई बहस के लिए नहीं कही। देखिए विद्यानाथ भाई, जरा कपिल साहब रुक जाओ। विद्यानाथ जी, सही मायने में खेल भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में डबल इंजन, महाराष्ट्र में डबल इंजन, मध्य प्रदेश में डबल इंजन, राजस्थान में, पूरे देश में बाहुबली की सरकार की जिम्मेदारी होती है शांति अमन चैन बनाने के लिए। और यहाँ तो हो क्या रहा है, भारतीय जनता पार्टी कहती है चोर को तू चोरी कर ले, पुलिस को कहते तू पकड़ ले। सही मायने में अंग्रेज भी तो ही करते थे, फूट डालो और शासन करो। इनका गोटी फिट हो रही है, पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल है, कहीं मुसलमान लड़ रहे हैं, कहीं ठाकुर लड़ रहे हैं, कहीं ब्राह्मण लड़ रहे हैं, कहीं बनिए लड़ रहे हैं। हालात ये डबल इंजन की सरकार के बनाए हुए हैं। जगदीश शर्मा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये जो एक सेकंड रुकिए जगदीश शर्मा जी, जगदीश शर्मा जी एक मिनट रुकिए। आप ये कह रहे हैं कि ये जो सरकार है ये चोरों को कह रही है चोरी कर ले और पुलिस को कह रही है पकड़ ले। आप किस संदर्भ में कह रहे हैं? क्या आप आज जो सम्मेलन हुआ उस संदर्भ में कह रहे हैं? तो क्लियर कीजिए। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो ये गंभीर बात है। मैं तो राहुल गांधी करता है, मैं तो भारत की बात कर रहा हूं। भारत के हालात 12 साल से ऐसे हैं कि हर आदमी लड़ रहा है। अरे भाई, डबल इंजन की बाहुबली जो विदेश में जाके समझौता कराने की बात कर रहा है, अपने घर को संभाल नहीं पा रहा है। पूरे देश में भाजपा की सरकार है, पूरे देश के हालात देख लीजिए। कोई सा चैनल, कोई सा टीवी उठा लीजिए, मार काट गाली गलौज, भाई ऐसे थोड़ी। अरे तो जगदीश जी मुझे ये बताइए ना, अरे देश को संभालने के लिए रामजी लाल सुमन राज्यसभा में क्या बोल देंगे, ये बीजेपी तय करती है क्या? रामजी लाल सुमन राज्यसभा में क्या बोल देंगे और उसका उनको क्या फायदा दिखाई दे रहा है, या समाजवादी पार्टी को क्या फायदा दिखाई दे रहा है, ये बीजेपी तय कर रही है क्या? जगदीश जी, विद्यानाथ जी 10 सेकंड। आप किस बीजेपी की बात कर रहे हैं? अपने लोकसभा में देखें इनके नेता क्या बोल रहे थे, कटुए पटुए पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। ये कौन सी बात आती देश को बताइए? अगर रामजी लाल जी ने कुछ कह भी दिया तो कोर्ट कचहरी है, संविधान कहता है फांसी चढ़ा दो, कोई मना थोड़ी कर रहा है। पर किसी का घर तोड़ना, लट हो गए, चल देना, तलवार लहरा। मैं जो बता रहा हूँ, सुनिए, कांग्रेस कुछ भी कह दिया, संविधान को आप ये कह रहे हैं कुछ भी कह दिया, मानो भाई। अब वक्त बहुत नहीं है जगदीश भाई, वक्त बहुत ज्यादा नहीं है। एक सेकंड रुकिए, एसएन सिंह आपको जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद फखरुल हसन के पास में जाऊंगा। एसएन सिंह बोलिए। विद्यानाथ जी, मैं कह रहा हूं देश में बहुत सारे, विद्यानाथ जी देश में बहुत सारे मुद्दे, विद्यानाथ जी देश में ये कह रहे थे बहुत सारे मुद्दे, तो इनको कहिए ना, जब चुनाव आता है तो छत्तीसगढ़ के इनके एक मंत्री कहते हैं हाथ में डंडा लेकर चलिए और जहां प्रधानमंत्री मिले उनका सर फोड़ दीजिए। इनके एक सांसद उत्तर प्रदेश के कहते हैं प्रधानमंत्री को बोटी बोटी कर दीजिए। इनकी सहयोगी की सरकार वहां पश्चिम बंगाल से कहती है मार के सबको भगीरथ में फेंक दीजिए, और इनकी सरकार का याद दिलाइए कि भागलपुर से लेके भिवंडी तक दंगा ये कराते हैं, कानपुर से लेके कश्मीर तक दंगा ये कराते हैं, सिखों की हत्या ये कराते हैं। इनसे केवल ये पूछिए अकबर महान कैसे हो गया? भैया कांग्रेस के प्रवक्ता जरूर बता के जाइएगा, अकबर महान कैसे हो गया जिसने हमारे देश पर अत्याचार किया, जिसके नाते हजारों लाखों बहनों ने जौहर व्रत धारण किया, आग में समा गई, वो अकबर महान कैसे हो गया? इसको जरूर कांग्रेस के लोग बताएं, क्योंकि कांग्रेस जो है ना वो विदेशों की बनाई हुई पार्टी, वो भारत को अपना नहीं पाती, भारत की संस्कृति को अपना नहीं पाती, भारत के महापुरुषों को अपना नहीं पाती। इस नाते कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हमेशा से भारत को अपना अपमानित करेंगे, भारत की संस्कृति। अब एक सेकंड भारत में कोई घूमने आएगा वाराणसी तो मंदिरों
को रखने का कार्य करेंगे और महापुरुषों को विद्यानाथ बोलूं क्या? ठीक है, अब रुक जाइए, अब एक बार जरा यहाँ पर जो लोग खड़े हैं उनसे भी मैं जरा बात कर लेता हूँ। अब एक मिनट रुक जाइए, मैं मुंह साहब के पास आऊंगा, लेकिन यहाँ पर जो सम्मेलन में शामिल होने के लिए लोग आए थे, देखिए खाली पैर आए हैं, कहाँ से आए हैं और क्या नाम है आपका, जरा वो बताइए। खाली पैर में, पैरों में जूती चप्पल नहीं पहनता हूँ, 1 साल से चप्पल छोड़ी है। महाराणा प्रताप जी के लिए ही, महाराणा प्रताप जी जन्मोत्सव से अगले जन्मोत्सव तक 1 वर्ष के लिए पूरे नंगे पैर। हम इतनी भक्ति है कि महाराणा प्रताप सिंह जी स्वयं प्रभु श्री राम जी के वंशज, हिंदू सूर्य महाराणा प्रताप सिंह जी का जो कुल आता है, महाराणा प्रताप सिंह जी छत्रपति शिवाजी महाराज जी स्वयं प्रभु श्री राम जी के आराध्य देवता। अपनी ये बताइए कि आप लोग यहाँ पर आए थे और मैंने देखा कि एक आक्रोश दिखाई दे रहा था, लोग नाराज दिखाई दे रहे थे समाजवादी पार्टी के नेता के बयान। अगर कोई भी आकर समझो सांसद में कोई राजनेता अपने राजनीतिक जो रोटियां सेकने के लिए कुछ भी आकर कह देता है, तो देखिए अभी महाराणा सांगा कोई आम इंसान नहीं थे। महाराणा सांगा जी का इतना बड़ा इतिहास है। देखिए 80 घाव लगे थे तन पे, फिर व्यथा नहीं थी मन में, ऐसा एक हाथ है। ठीक है, ठीक बात है। सूरजपाल जी, सूरजपाल अम्मू जी, तो ये देखिए ये पूरा सार इन्होंने कह दिया कि 80 घाव लगे थे तन पे, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। ये राणा सांगा थे, उनका जो इतिहास है, उन्होंने जो किया है इस जमीन, इस मिट्टी, इस भूमि के लिए, वो तो सभी जानते हैं। फिर अगर कोई कुछ कह देता है तो उस पर इतना बवाल मचाने की जरूरत क्या है? मैं आज टाइम्स नाउ नवभारत पे एक बात कह के जा रहा हूं, हिंदुस्तान के अंदर चक्का जाम होगा, रेल की पटरियों पर युवा बैठेंगे। अभी तो आपको हाईवे पर नजर आ रहे हैं। रामजी लाल को और अखिलेश यादव के अगर किसी दिमाग में गलतफहमी है तो निकाल दे। हम लोगों का आंदोलन आज ये शुरुआत मात्र है, हम लोग रुकने वाले लोग नहीं हैं। अखिलेश यादव को जिनकी वोट चाहिए उनकी ले, परंतु अगर वो जिद पर अड़े हैं तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन प्रशासन और उत्तर प्रदेश की सरकार आज बहुत सख्ती से, बहुत प्लानिंग के साथ ये जो बड़ा कार्यक्रम हुआ, सम्मेलन हुआ करनी सेना और हिंदूवादी संगठनों का, उससे यहाँ की सरकार और प्रशासन ने निपटा है। और अभी मैं तस्वीर आपको दिखा रहा था कि कैसे यहाँ हाईवे पर, सड़कों पर जाम लग गया है। थोड़ी देर में हो सकता है ये जाम खुल जाए, क्योंकि लोग जो यहाँ पर आए हुए थे वो लौट रहे हैं। लेकिन किसी तरह की कोई ऐसी व्यवस्था खराब होती हुई नजर नहीं आई जिसकी आशंका लग रही थी, क्योंकि प्रशासन ने मुस्तैदी के साथ सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज किया। और सरकार ने जो एक निर्देश दिया था प्रशासन को, और प्रशासन की तरफ से जो यहाँ पर सम्मेलन करने वाले लोगों को बात कही गई थी कि कोई कानून को अपने हाथ में नहीं लेगा, तो किसी ने कानून को हाथ में नहीं लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आप